ITR7 लाइक एनजीओ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को। इवन वीडियोस भी नहीं है यूट्यूब पे ज़्यादा, इसलिए हम जल्दी से जल्दी ड्यू डेट से पहले हम बनाना चाह रहे थे और हमने स्टार्ट कर दिया। और जिनको भी हेल्प चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो खुद के ऑनर हो, आप वीडियोस देखकर आप ये तो कर सकते हो कि फिल कर सकते हो, बट रिकमेंड है कि आपको प्रोफेशनल के द्वारा ही सबमिट करवानी है, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसको आपको नहीं पता कि उस सेक्शन में ऐसा क्या हो सकता है जिससे आपकी पेनल्टी आ सकती है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियोस डाले हैं तो आपको बिल्कुल लग रहा है कि हाँ बहुत सारी क्लियर वीडियो, क्योंकि हमने पिछले साल भी डाली थी, राइट? तो पिछले साल में भी ऐसा ही था कि हमने पूरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक दिखा दिया था जिससे आप फिल कर सकते हो। बट मैंने पहले भी बोला है कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसपे टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, इवन अगर आपने एटीजी ले रखा है तब भी। तो गाइज प्लीज रिकमेंड है कि आप प्रोफेशनल से हेल्प लेकर ही इसे सबमिट करें। अब आगे बात ITR7 के साथ एक और फॉर्म जाता है, फॉर्म 10B, राइट? तो वो ऑडिट रिपोर्ट जाता है, वो भी बिना ऑडिटर के साइन किए नहीं जाएगा। तो ऑन द होल आपको प्रोफेशनल से हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट? तो आप प्रोफेशनल से हेल्प लेकर करें, बट हाँ एज अ नॉलेज लेने के लिए आप ये वीडियोस देखकर आप पूरी चीजें समझ सकते हैं कि अगर कुछ आपको डाउट है तो आप प्रोफेशनल से पूछ सकते हैं, राइट? तो भाई चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। आपने जो जावा का वर्जन डाउनलोड करना है ITR7 के लिए, वो कहाँ से डाउनलोड करना है, अब डाउनलोड करने के बाद क्या क्या करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ITR7 फिल करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप रख सकते हैं। लाइक आपकी बैलेंस शीट, P&L या इनकम एक्सपेंडिचर जो भी आपके हैं, वो प्रिंट आउट लेकर रख लें, राइट? प्रोजेक्ट की रिपोर्ट प्रिंट आउट लेकर रख लें, राइट? एंड ATG 12A की सर्टिफिकेट है आपके पास, वो प्रिंट आउट लेकर रख लें, क्योंकि उसमें उनका नंबर जाता है, रेफरेंस नंबर, और कब वो आपने अप्लाई किया था और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो वैलिड है। तो ये सारी चीजें जब आप लास्ट में निकालोगे, एक एक करके निकालो, तो ये टाइम लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये सारी चीजें निकाल के रख लेनी है, राइट? और इसके साथ साथ आपको जितने भी डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स हैं उनका नेम, एड्रेस, पैन नंबर, ये 3-4 चीजें आपको रख लेनी है, राइट? तो उससे क्या होगा, आपको या तो एक एक्सेल में नोट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के रखें। उससे क्या होगा, जब आप फॉर्म को फिल करोगे ना, तो अगर आपका फॉर्म फर्स्ट टाइम है तो आपको फिल करने की जरूरत है, अदरवाइज हम प्री फिल करेंगे तो प्री फिल में कुछ चीजें आती है, कुछ नहीं आती है। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपने जो यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे 3-4 ऑप्शन पूछेगा, प्री फिल, न्यू फॉर्म एंड ऑल, जो भी चीजें पूछेगा, तो उसमें हम प्री फिल फॉर्म कैसे हम वहां पे अपलोड करेंगे। अब प्री फिल फॉर्म के लिए हमें इनकम टैक्स की साइट पे जाना है, उनके लॉगिन करना है, उस कंपनी को लॉगिन करना है और वहां से हमें प्री फिल डेटा डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसे अपलोड करना है वापस यूटिलिटी में। देन आगे जब प्रोसीड करोगे आप, तो आपको वो सारी चीजें फिल मिलेंगी जो ऑलरेडी KYC होती है, एक तरह से जो कंपनीज की बहुत सारी डिटेल होगी वो फिल मिलेगी। तो चलिए हम फटाफट चलते हैं डेस्कटॉप पे, मैं आपको लेकर चलता हूँ और वहां से, जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियोस डाली थी ना, आई गेस आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है उस वीडियोस पे कि बहुत अच्छी वीडियोस है। हाँ टाइम लगा उस वीडियोस में, 1-1.5 घंटे की वीडियो है प्रॉपर, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो उससे अच्छी बने, राइट? तो मैं आपको ले चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो हर किसी को जो प्रॉब्लम आती है ना, वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप काम करता हूँ, तो मैं नोट डाउन करता रहता हूँ कि क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आ रही हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं डेस्कटॉप पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या क्या डाउनलोड करना है, यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करनी है, उसमें प्री फिल कैसे भरना है, राइट? तो चलिए, तो गाइस आपने क्या करना है, इनकम टैक्स की साइट पे जाना है और मेन पेज पे जाने के लिए आपने यहाँ ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। तो आप मेन पेज पे पहुंच जाएंगे, यहाँ से आपने डाउनलोड पर जाना है। डाउनलोड पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे नीचे आओगे ITR7, इसमें सारी यूटिलिटी आ गई है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको ना, ये फर्स्ट यूटिलिटी जो होती है ये डाउनलोड करना है आपने। ये होती है जावा यूटिलिटी। इसके लिए जावा का वर्जन डाउनलोड करना है, उसके लिए मैं लिंक आपको दे दूंगा। आपको जावा का जो सॉफ्टवेयर है वो भी मैं दे दूंगा आपको कि आपको वो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, तभी ये जावा चलेगा, राइट? तो उसके लिए यहाँ से मैंने इसे क्लिक किया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैंने डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला, ये रहा, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये पहले ऐसे zip फोल्डर में आएगा, देन ऐसे आएगा। ये मैंने डाउनलोड के लिए अब इसे यहाँ से क्लिक करके मैंने रन कर लिया है। रन करने के बाद मेरे पास आया ये, क्लियर?
यहाँ से इसे कंटिन्यू कर लिया। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे 3-4 चीजें आ रही हैं, प्रीफिल डेटा, ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न, या आपने कोई रिटर्न भर लिया, सेव कर दिया, ड्राफ्ट कर लिया और इसे क्लोज कर सकते हैं और वहां से इसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो रिटर्न में आ गए हम वापस, क्योंकि हमने फर्स्ट अभी पहली रिटर्न स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ से आपने फाइल रिटर्न, जैसे ही आपने फाइल रिटर्न पे गए, अब बैक में एक चीज और दिखा दूं मैं, ये रहा फाइल योर टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर 22-23। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 की रिटर्न है ये। फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, राइट। तो अभी हम इसे फाइल रिटर्न पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड प्रीफिल डेटा, इंपोर्ट प्रीफिल डेटा एंड इंपोर्ट ड्राफ्ट आईटीआर फाइल इन ऑनलाइन मोड और इंपोर्ट जेसन जनरेटेड फ्रॉम एक्सेल, राइट। आपने एक्सेल की यूटिलिटी डाउनलोड करी, एक्सेल में आपने फिल किया सब कुछ, उसके बाद भी आपको यहीं आना पड़ेगा। तो ऑन द होल आप यहीं आके करो और यहीं से सब कुछ करो, राइट। इससे पहले इंपोर्ट प्रीफिल डाटा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको वापस वहीं ले जाएगा। कंटिन्यू करोगे तो आपको लॉगिन ले जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहां से मत जाओ आप, ये दोनों सेम चीज है। डाउनलोड प्रीफिल का मतलब ये आपको इनकम टैक्स की साइट पे लेकर जाएगा, वहां से डाउनलोड करोगे, फिर वापस आओगे इंपोर्ट प्रीफिल करोगे। तो अभी हमने डाउनलोड कैसे करना वो मैं इनकम टैक्स की साइट पे जाके दिखा देता हूं, राइट। मैंने ये इनकम टैक्स की साइट पे ये डाउनलोड कर लिया, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपने आना ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और यहां पे आ गया आपका नीचे से सेकंड और ऊपर से फिफ्थ, डाउनलोड प्रीफिल डेटा। जैसे आप इसे प्रीफिल डेटा करेंगे तो यहाँ पे आ गया सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मैंने पहले ही बोला 23-24 आपने सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे ये आ जाएगा डाउनलोड सेक्शन में, राइट। अब हम आते हैं वापस डाउनलोड जावा यूटिलिटी में, राइट। अब आपने इंपोर्ट प्रीफिल, क्योंकि आपने डाउनलोड कर लिया, अब इंपोर्ट करोगे आप। यहां से कंटिन्यू किया, इनका पैन नंबर डालना है। पैन नंबर हम यहां से ले लेते हैं, ऑनलाइन साइट से मिल जाएगा हमें। यहां से पैन नंबर लिया हमने इसे और अब हम इसे आ जा रहे हैं यहां पे। अब हमने यहाँ पे 23-24 ही रखना है असेसमेंट ईयर और इसे प्रोसीड कर देना। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो ये बोल रहा है इंपोर्ट प्रीफिल डेटा जो आपने डाउनलोड किया था। अब हम वापस इसमें अटैच करेंगे और हम जाएंगे अपने डाउनलोड सेक्शन में और ये हमने इंपोर्ट किया था और इसे ओपन कर देंगे, राइट। यहाँ पे आपको दिखेगा इंपोर्ट प्रीफिल जेसन फाइल सक्सेसफुली। यहाँ से आपने इसे प्रोसीड करना है। आपकी पूरी डिटेल आ गई है, इंपोर्टेड डेट आज की आ गई है। अब इसे फाइल रिटर्न, जैसे आप फाइल रिटर्न पे जाओगे आपने 2 ऑप्शन पूछेगा। ITR 7 तो बाय डिफॉल्ट है क्योंकि आपने सेलेक्ट ही ITR 7 नहीं किया था जावा यूटिलिटी, तो यहाँ चेंज नहीं कर सकते। ये बोला फॉर द पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A और 139(4)C या 139(4)D। इसमें क्या करना है आपने 2 ऑप्शन, आई नो विच शेड्यूल आर एप्लीकेबल टू मी, मुझे पता है कौन सी शेड्यूल हमारे लिए एप्लीकेबल है। और यहां बोलता है हेल्प मी टू डिसाइड विच शेड्यूल्स आर एप्लीकेबल। तो चलिए हम चलते हैं आपको हेल्प मी टू डिसाइड में, यहां पे क्लिक किया हमने और प्रोसीड फॉर ITR 7। ये पूछ रहा है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, जो स्टेटस ऑफ फाइलिंग अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी, यस। आर यू रजिस्टर्ड प्रोविजनली, यस। यहां हमारा जो अथॉरिटी है ना ये AOP BOI है, इसलिए मैंने इसे कर दिया क्योंकि हमारे जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है वो स्टेट में रजिस्टर्ड है। तो स्टेट की जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो ये सेकंड वाला इसलिए मैंने इसे यस कर दिया, राइट। सेक्शन 8 नहीं है ये। नेक्स्ट पूछ रहा है कि आप 12A 12AB में रजिस्टर्ड हो प्रोविजनली, मैंने बोला यस। नेक्स्ट पूछ रहा है आर यू एंटिटी हैविंग इनकम फ्रॉम चैरिटेबल पर्पस, सेक्शन 11 क्लेमिंग एग्जेम्पशन, यस। हमने ATG लिया है, हम एग्जेम्पशन लेंगे। वेदर तो गाइज ये है, नेक्स्ट है हमारा वेदर एनी प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशन रन बाय यू ऑन ऑफ द पर्पज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये नो होगा क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जनरल पब्लिक यूटिलिटी से नहीं है, राइट। अगर हम इसको येस करते हैं तो 215 में हमें एक और डिटेल देनी पड़ेगी कि क्या आप कोई ट्रेड कॉमर्स बिजनेस करते हैं, राइट। तो उसमें हमें नो लिखना पड़ेगा, राइट। तो एज सच हमारा पहली बात तो हमारा जनरल पब्लिक यूटिलिटी नो होगा यहाँ पे, राइट। तो वो 215 वाला ऑप्शन हट जाएगा।
तो अभी हमने यहाँ पे जनरल पब्लिक यूटिलिटी हमने नो कर दिया। एंड नेक्स्ट है यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी एज रेफर्ड इन सेक्शन 13A इनकम टैक्स। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है हम। वेदर द रजिस्टर्ड एज इलेक्टोरल ट्रस्ट एज पर सेक्शन 13B। इलेक्टोरल ट्रस्ट की भी रजिस्ट्रेशन होती है प्रॉपर, राइट, तो वो भी नहीं है, हम एज पर इनकम टैक्स नहीं रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे नो कर दिया हमने। अब हम इसे कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे, राइट। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, 21, 20B, 20 ये भी नहीं है, हमारा सेक्शन 11 है, दैट्स इट। यहाँ हमने नो कर दिया। आर यू क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर 23A? नहीं। क्लेमिंग एग्जेम्पशन 23C? नहीं। ये बहुत सारे संस्थान के लिए होता है। अगर आपको इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जिसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी हम उसकी वीडियोस ज़रूर पोस्ट करेंगे। आर यू क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 23C, 23C? नो। Are you an university, college and other institution 35(1) income tax claiming exemption 139(14)? नहीं। Are you filing ITR in sub status as other? अगर हम इसे नो करते हैं एंड यस करते हैं, Are you filing ITR in sub status as other? नो। हमारा AOP होगा और नीचे सोसाइटी में ऑप्शन आएगा कि हम सोसाइटी रजिस्टर, जब आप AOP सेलेक्ट करोगे ना, एसोसिएशन पर्सन, तो नीचे आएगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 वट जो भी होगा, तो वो तो, और नीचे आता है अदर AOP, तो हमारा अदर AOP नहीं है, इसलिए हमने इसे नो कर दिया। वो आगे आएगा, मैं दिखाऊंगा जरूर। डू यू हैव एन इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स इन आउटसाइड ऑफ इंडिया? नो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? नो। डू यू हैव एन इनकम अंडर सेक्शन कैपिटल गेन? नो। अगर आपका येस है इन सब चीजों में तो आप येस करोगे, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन है ना, ये वहां ओपन होंगे, राइट। सोर्स लाइक इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, अगर आपके बैंक में इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, राइट। और अगर नहीं आ रहा तो ये सारी चीजें आप छोड़ देनी है। ये सारी चीजें अगर आ रही है आपकी तो आप येस करो, अदरवाइज नो कर दो इसको। अब इसे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पूछे डू यू हैव इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड डू यू हैव इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपने कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम है तो आप उसे येस करो, अदरवाइज इसे नो कर दो। नो कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इसमें चैरिटेबल है तो यहाँ पे डोनेशन एंड मेंबरशिप रिसीव होती है, इसलिए बिजनेस नहीं किया गया है, राइट। अब ये ओवरऑल आपको सारी डिटेल्स दिख रही है। आपको ये सारी डिटेल्स दिख रही है जो आपने फिल करी थी। अब आप इसे कंटिन्यू कर दोगे। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, ये एक एक करके ये बॉक्स खुल जाएगा। टोटल 4 से 5 है, राइट। अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया होता बाय डिफॉल्ट अपने अकॉर्डिंग, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको फिल करने पड़ते हैं। तो अभी जो जरूरत है वही हमने किया है। तो अभी हम चलते हैं पार्ट, यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद पार्ट डू यू वॉन्ट टू फिल एनी अदर एप्लीकेबल, ये कह रहे हैं कि इसके अलावा आपके पास और भी कुछ है जो आप उसे एप्लीकेबल करना चाहते हैं, राइट। हमने तो ऑलरेडी इसे नो कर दिया था, बट फिर भी यहाँ पूछ रहा है ये कि आप इस सेक्शन में, ये इनकम वाले सेक्शन में आपको कुछ यस, अगर कुछ करना है तो आप इसे यस करके यहाँ पे आप इसे टिक कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो आप इसे नो करके कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है आपने वहां पे ओके कर दिया या वहां नो कर दिया तो यहाँ पे आपको एक बार और चांस देगा कि आपको, क्योंकि वहां पे एक हेडिंग आ रही थी। अब हेडिंग के अंदर क्या क्या आता है वो चीजें यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सकता है आपसे बाई मिस्टेक कुछ गलती हो गई हो, और हेडिंग के साथ साथ आपको सब हेडिंग तो पता नहीं होती ज्यादा। तो आपको यहाँ अगर सब हेडिंग दिख रहे हैं कि हाँ ये सब हेडिंग हमारे पे एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ पे नीचे यस करो और इस हेडिंग में क्लिक कर दो, राइट। अब यहाँ पूछ रहा है शेड्यूल आई इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, दैट इज शेड्यूल 1021, राइट। तो ऐसा चीज की जरूरत नहीं है। E1, E2, IE इन सब की भी जरूरत नहीं है। हमारा सेक्शन 11 में है, हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। ये एग्जामिशन का सेंटर होगा, राइट, हेडिंग होगी एग्जामिशन की। तो ओवरऑल हमें कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने इसे नो कर दिया और इसे कंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है टैक्स कंप्यूटेशन एंड टैक्स पेमेंट। इसमें ओवरऑल है ही, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सिलेक्टेड है। कंटिन्यू किया। अदर्स में आपको बहुत सारी चीजें, शेड्यूल आर रिकंसिलिएशन ऑफ कॉर्पस, शेड्यूल जी एंड बैलेंस शीट, जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी, ये कोई जरूरत नहीं है। टैक्स रिलीफ है,
टैक्स पेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर आपने टैक्स पे किया उसमें रिलीफ आप लेना चाहते हैं। फॉरेन एसेट्स इनकम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं है, मैंने पहले ही दिखाया था आपको, वहां पे हमने नो कर दिया। डिटेल्स ऑफ रिगार्डिंग शेयर होल्डिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, राइट, इसको भी हम यहाँ पे नो कर देते हैं और इससे कंटिन्यू कर देते हैं। जब आप कंटिन्यू कर दोगे तो ओवरऑल ये सारी हेडिंग एक एक करके ओपन हो जाएगी। अब आपने कुछ नहीं करना, एक एक करके फिल करना और कंटिन्यू करते रहना। जनरल में सबसे पहले आपकी जनरल इंफॉर्मेशन होगी जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी प्रीफिल डेटा से आ चुकी होगी, बट फिर भी अगर नहीं आते यहाँ पे रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 139(4)A, यहाँ पे आपने करना सेक्शन 11, यहाँ पे आपने वेदर एनी प्रोजेक्ट यस, प्रोजेक्ट का नेम डालना, आगे प्रोसीड करना। यहाँ पे आ रहा है डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल अंडर सेक्शन इनकम टैक्स अप्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट है दर्पण नीति आयोग एंड ऑल, ये ऊपर वाला है इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है कोई तो आप उसकी डिटेल्स डालें, और नीचे जो है वो दर्पण की डिटेल्स है, दर्पण नीति आयोग, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेबी एंड फॉर FCRA में अगर रजिस्टर, तो हम जो ये आ रहा है मिसमैच आ रहा है, फिर अंडर सेक्शन विच रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, अभी हम यहाँ पे नीचे कर देंगे ना तो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आपने चैरिटेबल रिलीजियस लेना है और इसे ऐड करना है, राइट। कुछ इश्यूज होंगे अभी आगे मैं बता दूंगा आपको क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे जितने भी ऑप्शन है ना सारे एक एक करके मैं फिल कर लूंगा। अभी देख सकते हो आप, मैंने 1 से लेके 8 तक प्रोजेक्ट डाल दिया मैंने। ये सब क्लासिफिकेशन नेचर एंड एक्टिविटीज सबकी चैरिटेबल एंड रिलीजियस है, एंड क्लासिफिकेशन है रिलीफ ऑफ द पुअर, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन एंड ये वापस रिपीट हो रहा है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। तो ये मैंने कैसे डाला, यहाँ से आपने ऐड अनदर करना है और डालना एक एक करके, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। मान लो सपोज करो यहाँ पे कुछ भी आपने प्रोजेक्ट का नेम डाल दिया, नेचर ऑफ एक्टिविटीज में यहाँ से हमने ये ले लिया, आपका जो एक्टिविटीज है वो ले सकते हैं, हमारा सोसाइटी NGO का यही होता है मोस्ट प्रॉब्ली, राइट। क्लासिफिकेशन में अब आपने यहाँ से जो भी चीज़ें लेनी है मैंने यहीं से लिया है, रिलीफ ऑफ द पुअर, राइट। तो यहाँ से मैंने एक एक करके ये जितनी भी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट थे वो मैंने डाल दिए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अपना 12A और 12B पे, कि क्या डालना है हमें उसे, उसमें इनकम टैक्स में हम कहाँ रजिस्टर्ड है, राइट। ऑफ द रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स में आपको क्या क्या रजिस्टर्ड हुआ है वो आपको डालना है, लाइक 12A ATG, और भी बहुत सारे फॉर्म 35 में आप रजिस्टर्ड हो, लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर्ड हो। तो यहाँ पे आपने और भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे रिसर्च के अलग होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनके भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो अभी हमारे पास एक NGO जिसको 12A ATG का रजिस्टर्ड है वो मैं डालूंगा यहाँ पे, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा और कैसे कैसे डालना है, राइट। यहाँ पे अभी हम 12A का डाल रहे हैं, तो यहाँ से आपने उठाना है 12A एंड 12AB, राइट। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं, राइट, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल, इंडिकेट द रजिस्ट्रेशन सेक्शन बेस्ड ऑन विच द एग्जम्पशन इज क्लेम्ड इन द रिटर्न, राइट। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, जब भी वहां पे वो जो रेड मार्क दिखा रहा था वहां हट जाएगा, क्योंकि हमने 12A के अकॉर्डिंग ही हमने इनकम पे हम एग्जम्पशन ले रहे हैं, हम टैक्स नहीं दे रहे, इनकम पे एग्जम्पशन है, क्योंकि ओवरऑल ये डोनेशन है जो चैरिटेबल है, तो 12A के अकॉर्डिंग इसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया कि हाँ हम इसका क्लेम कर रहे हैं एज एन एग्जम्पशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अब हम आएंगे यहाँ पे 12A, ये आपका 12A है, इसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका 8/4/2022। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पुराने वाले रिटर्न्स में मैंने क्या डाला है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में कब से रजिस्टर्ड हुआ है, राइट, फर्स्ट डेट डालनी है आपको, ये डेट नहीं डालनी है, राइट। तो आपने यहाँ पे डालना है हमारा रजिस्टर्ड है, मैं एक बार दिखा दूं आपको, असेसमेंट ईयर 22-23 टू 26-27, तो आपको फाइनेंशियल ईयर डालना है, तो यानी कि 1 अप्रैल 2021, राइट। तो अब हम डालते हैं 1 अप्रैल 2021,
फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2021 डालना है। अप्रूवल रजिस्ट्रेशन नंबर वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या डालना है आपको। ये है आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। ये आपको यहाँ डालना है, ये 12A का हो गया। अप्रूविंग अथॉरिटी जो डालनी है आपको, प्रिंसिपल कमिश्नर डालना है आपने, PRINCIPL। एक बार हम देख लेते हैं अप्रूवल किसके नाम से आया हुआ है। ये रहा प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आपको ऑफ इनकम टैक्स डालने की जरूरत है, अथॉरिटी इनकम टैक्स की है, राइट। तो आप हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डेट डालनी है ना वो सेम डेट डालनी है, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे सेम डेट डालना है, राइट। तो यहीं से हम इसे कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट, सॉरी नहीं ले रहा, तो चलिए हम इसे वापस डाल देते हैं यहाँ से 1 अप्रैल, राइट। यहाँ पे आप अगर सेम डेट डालोगे, आई मीन ये डेट डालोगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या दिक्कत क्या आएगी। ये अगर हम मान लो 8 अप्रैल डालते हैं तो क्या दिक्कत आती है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। 8 अप्रैल 2022, तो वो लेगा नहीं। लास्ट ईयर भी यही इश्यूज आ रहे थे, तो हमने रिजॉल्व किया था इसे, और यहाँ पे 1/4/21 मान लेते हैं, क्योंकि ये किस डेट से इफेक्टिव है वो पूछ रहा है। तो आप अगर 22-23 है तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका, और उसमें हम देखो जैसे ही आपने यहाँ पे 8/4/22 किया ना, तो यहाँ पे आपका 22-21 आएगा ही नहीं, राइट। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से है वो गलत हो गया, तो आपने यहाँ पे 1/4/2021 ही डालना है। फिर यहाँ पे सेम आ जाएगा आपका 1/4/2021। और ऐसा कुछ नहीं इशू होगा, लास्ट रिटर्न हमने डाली ऑलरेडी, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। और यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, अब यहाँ पे आप इसे सेक्शन 11 को एक बार सेलेक्ट करके अब इसे वापस 11 करोगे तो कोई पॉपअप नहीं आ रहा है, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। ये तो हो गया आपका 12। अब हम चलते हैं ATG। तो ATG में यहीं से आपने उठाना है इसे, ये रहा अदर देन द एबव। वो बाकी चीज़ें हैं मैंने पुरानी वीडियो में डाली है, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। सेम एज इट इज। जब हम 12 ATG पे चलते हैं तो ATG का जो सर्टिफिकेट है एक बार हम उससे खोलते हैं, ये रहा ATG। ATG में जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देते हैं हम, ये रहा ATG जो सर्टिफिकेट मिला है। और असेसमेंट ईयर 21-22 से लेके 23-24 तक मिला है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 से। तो आपने इसे यहाँ से कॉपी करना है, और पहले डेट है तो डेट आपने वही सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर फाइनेंस असेसमेंट ईयर 21-22 तो 20-21 का मतलब 1 अप्रैल 2020 लेना है आपने। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 लेना है। आप इसे 21 भी ले सकते हैं, राइट। यहाँ भी आपने लेना है 1 अप्रैल 2020। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने कॉपी कर लिया था, अब इसे पेस्ट कर दिया। अथॉरिटी मैंने पहले ही बता दिया आपको, राइट। इसे भी ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे फॉल्स बता रहा है तो आपने इसे वापस क्लिक करना है, एडिट पे जाना है और इसे यहाँ पे करना है और ऐड कर देना है। अब इशू है कि यहाँ पे ये फॉल्स बता रहा है, तो आपने एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअल में 12 ATG में ही लेना है, आपको इंडिकेट करना है, राइट। और इसको यहाँ से ये ट्रू रहेगा और ये इसमें इंडिकेट नहीं करना।
यहाँ आप एनजीओ दर्पण की डिटेल डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, राइट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, जो भी इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई है। फाइलिंग स्टेटस ये ऑलरेडी होगी। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि whether the income included 1991 90 C सॉरी 1991 A मेड, यहाँ पे नो करना है, राइट। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, नहीं है। डिटेल ऑफ द फॉर्म, क्या ये फॉर्म्स है, नहीं, इसे नो करना है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, नहीं, इसे नो करना है एंड सेव करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ इसे करने के बाद बैंक स्टेटस में आपको रिफंड विल नॉट बी, ये वैलिडेटेड नहीं है तो आप वैलिडेट कर सकते हैं इसको वापस यहीं से क्लिक करके एडिट बैंक डिटेल में या व्यू बैंक में, तो ये बाद में हम कर लेंगे और इसे कंफर्म करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये स्टेटस पूछ रहा है तो ये स्टेटस हमेशा AOP BOI ही होगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं जो सोसाइटी होती है, स्टेट में रजिस्टर्ड होती है, वो AOP ही होती है, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि उसमें क्या होगा, अदर्स नहीं डालना होता है हमें अदर्स नहीं डालना है, यहाँ सोसाइटी रजिस्टर्ड, राइट। और इसको हम यहाँ से सेक्शन 11 ले लेंगे और इसको यहाँ पे सब कुछ फिल हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे इसे सेव कर देंगे और हम इसे कंफर्म कर देंगे। तो ये पहला जो स्टेप है आपका, अभी ये लोड हो रहा है, पहला जो है पार्ट 1 पार्ट A ये फिल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे पार्ट B। तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक करके पूरी डिटेल्स आपको मैं फिल करके दिखा दूंगा आपको, और इसमें फिर भी डाउट है तो आप ज़रूर मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो गाइस मैंने आपको पार्ट A जनरल बता दिया, पार्ट A जनरल 2 में चलते हैं, राइट। पहले जनरल 1 मैं आपको बता दिया, अब जनरल 2, देन आगे शेड्यूल करके एक एक सारी चीज़ें मैं आपको फिल करके बताऊंगा। बट अगर आपको पूरी डिटेल देखनी है ना तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको एक एक चीज़ें स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं लगता कि हाँ ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी होती है वो। तो इसमें थोड़ी सी भी अगर सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसमें वीडियोस तो आपके कुछ पेनल्टीज आ सकती है, कुछ नोटिस आ सकते हैं। तो गाइज पूरी प्रॉपर आप क्लियर देखते रहो कि कैसे कैसे आगे करना है, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं पार्ट A जनरल 2, इसको मैंने क्लिक कर दिया। So is other detail में A23 में whether in any other project institution run by you any of the charitable purpose advancement of other general public utility, then यहाँ पे हमारा कोई other public general utility में हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे हम नो करेंगे। जैसे ही आप नो करोगे तो देखो कि ये दोनों चीज़ें हट जाएंगी, राइट। और येस में ये दोनों डिटेल्स बतानी है आपको। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, 215 में भी नहीं है, राइट। तो इसे हमने नो किया, जैसे नो किया ये क्लोज हो गया। A24 पे इज देयर एनी चेंज इन द ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ विच अप्रूवल रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड। तो ये बोल रहे हैं आपको कोई ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी कोई चेंज हुई है जिसके भी यहाँ पे आपको अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ था। तो अगर आप इसे येस करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कब किस डेट में हुआ था और क्या अप्रूवल कैसे अप्रूवल मिला है आपको, जो एक्टिविटी चेंज हुई है ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका इज दिस योर फर्स्ट रिटर्न। हमारा फर्स्ट रिटर्न नहीं है, पुराने एनजीओ और सोसाइटी है। अगर आपके पहले रिटर्न है तो आपको येस करना है यहाँ पे, राइट। हमारा नहीं है इसलिए हम नो कर रहे हैं यहाँ पे। वेदर द प्रोविजन ऑफ द 22nd प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1023 AC और सेक्शन 13(10) आर एप्लीकेबल। आप अगर सेक्शन 1023 AC में एप्लीकेबल है या सेक्शन 13 में एप्लीकेबल है तो यहाँ पे येस करेंगे, राइट। हमारा नहीं है, हमने इसे नो कर दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में करें, हम कोशिश करेंगे कि न्यू वीडियोस बनाएं सेक्शन 1023 AC पे और 13(10) पे, राइट। इसके बाद हम ऑडिट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, राइट। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आज लाइव वाले फर्नेस ये 7 है हमारा। ITR 7 में ऑडिट कंपलसरी है, ITR 5 में नहीं है, राइट। तो अभी हम इसको यहाँ से 12A1B क्लिक कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जो डेट ऑफ ऑडिट है वो 29 जुलाई को हमने रखा है।
और यहाँ पे डिटेल है, ये डिटेल सारी डिटेल हम फिल कर लेंगे, राइट। ये एक एक करके डिटेल फिल कर लेंगे। यहाँ पे फर्म का नेम लिखना है, अगर सॉरी अगर फर्म इंडिविजुअल है तो, अगर इंडिविजुअल सॉरी फर्म है तो, अदरवाइज इंडिविजुअल का वो लिखना है। यहाँ पे जिन्होंने ऑडिट किया और वो जिस फर्म से है उनका, यहाँ पे उनका पैन कार्ड नंबर, राइट। यहाँ आधार कार्ड नंबर लिख सकते हैं। ये डेट और ये डेट दोनों सेम होनी चाहिए। तो हमने ऑडिट की डेट डाल दी है इसे, ऑडिट रिपोर्ट की डेट 5 अगस्त, राइट। और इसे हमने प्रोसीड कर दिया। लाइक अगर ये डेट जो है ना, ये इन दोनों से पहले होना चाहिए और ये दोनों एक साथ होने चाहिए। इसे थोड़ा डीपली समझाना पड़ेगा, बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। यहाँ से इसे ऐड कर दिया हमने। अब यहाँ पे पूछ रहा है इज लाइव इफ़ लाइबल टू अंडर एनी अदर एक्ट इनकम टैक्स। कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, आप कोई और किसी और सेक्शन में हम इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी हमें कोई फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहाँ से नो कर देना है। देन अब आगे हम आ जाते हैं मेंबर्स इन्फॉर्मेशन। मेंबर्स इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे ऐड डिटेल्स में जाना है। यहाँ पे आपने 2 जगह फिल करना है, राइट। एक आपने ए में फिल करना है, ये रहा। अभी चेक करते हैं ऑटो फिल में आया है कि नहीं आया। नहीं आया, तो अभी हम ए में फिल कर देते हैं, राइट। ए में जो भी नेम है उनका वो डाल देते हैं, जो भी मिनिमम 2 मेंबर्स का आप डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने प्रेसिडेंट नहीं आ रहा, प्रिंसिपल ऑफिसर यहाँ पे डालना। आप फाउंडर डाल सकते हैं। यहाँ शेयर होल्डिंग है तो शेयर होल्डिंग कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये डिटेल्स नहीं डालेंगे, ये शेयर होल्डिंग की है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। जो सेक्शन 8 कंपनी होगी उसमें हम डालेंगे, राइट। अब हम यहाँ से आ जाते हैं, इसको हम नहीं फिल करते। बेनिफिशियरी ऑनर, राइट। यहाँ भी अगर शेयर होल्डिंग आ रहे हैं तो यहाँ भी डिटेल हम नहीं फिल करेंगे। यहाँ पे भी आ रहा है ना, डायरेक्टर पैन आधार आ रहा है, तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ भी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप आ रहा है, इस यहाँ भी नहीं करना क्योंकि सोसाइटी है इसमें। सब्सटेंशियल सेक्शन 3 प्रीवियस, यहाँ पे अब हम चेक करते हैं। यहाँ पे क्या, नेम, एड्रेस, पैन, आधार नंबर, तो यहाँ पे भी छोड़ दो आप, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये है मेन, यहाँ ज़रूर आपने फिल करना है डी में। तो यहाँ पे डालना है आपने 2 मेंबर सेट लिस्ट, या फिर आप जितने भी मेंबर हैं आप सबका डाल सकते हैं, राइट। इनका पैन नंबर भी डालना है आपने। और यहाँ इनका आधार कार्ड नंबर डालना है। मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, इसलिए मैं साइड में देख देख कर लिख रहा हूँ, राइट। आप लोगों ने भी यही करना है और इसे ऐड कर दिया। एक और ऐड करते हैं हम, ठीक है। आप स्किप करके आगे चल सकते हैं, मैं तो आपको लाइव दिखाता हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है, राइट। यहाँ पे पैन नंबर डाल देंगे इसे। BF
या आधार नंबर डालेंगे। अच्छा एक चीज़ और, अभी आपने डी में किया ना, मैंने आपको बोला था आपने एक जगह और करना है, तो अभी हम कर लेते हैं इसको, जहाँ पे हम देखते हैं प्रेसिडेंट रिलेशन आ जाता है अगर वगैरह, तो हम एक बार चेक करके डाल सकते हैं इसको। देखते हैं और भी कुछ आता है। आपके अगर आप डालना चाहते हैं इसे इसमें, तो आप एक एक करके डाल सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे ट्रस्टी हम एक को डाल देते हैं, राइट, दो को। परसेंटेज शेयर होल्डिंग 0, रेजिडेंट ऑफ इंडिया यस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं यहाँ पे हम। अच्छा ये कंपल्सरी है, यहाँ पे पैन नंबर डाल देते हैं, राइट। OP B9074H, एड्रेस हमने वही डालना है जो वहाँ डाला था। तो अगर आपके मेंबर्स है जो इसमें लिस्ट में आ रहे हैं ना इसमें से, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, हम फाउंडर भी डाल सकते हैं या फाउंडर ही है, या ट्रस्टी भी डाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे नंबर मांग रहा है तो आप नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। ईमेल आईडी मांग रहा है, आपने ईमेल आईडी भी डाल ली है। और इसे ऐड कर देना है, ऐसे ही सेकंड और ऐड करना है। राइट, इनको भी डालना है, इनको हम ट्रस्टी डाल देते हैं, राइट। शेयर होल्डिंग है नहीं, सोसाइटी में ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे पैन नंबर डालते हैं इनका और आगे पे सीट करते हैं BF, एड्रेस में वही मोबाइल नंबर, सॉरी थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ है बट फिर भी लेट्स सी, यहाँ पे हम इनका मोबाइल नंबर डाल देते हैं, राइट। मैंने सब कुछ निकाल लिया है प्रिंट आउट, जिससे आपको कंप्यूटर में जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से सारी डिटेल चेक कर सकते, फिल कर सकते हैं, राइट। अब हमने ये दोनों भर दिया A एंड D, अब हम यहाँ से कंफर्म करके प्रोसीड करेंगे, राइट। ये सारी डिटेल हो गई है, अब हम इसे कंफर्म करेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो ये आपका जनरल 2 फिल हो चुका है, राइट। अब हम आते हैं शेड्यूल। शेड्यूल में आप पहले ही देख लो, डिटेल्स ऑफ द अमाउंट एक्यूमुलेटेड सेट अपार्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 11(2) और द टर्म्स ऑफ प्रोविजन। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक ऑन द बिलो बटन टू डिटेल्स ऑफ द, ये है सेक्शन 23AC का है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे आप कैंसिल करके कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट है शेड्यूल I है, एक्यूमुलेटेड इनकम टैक्स अर्लियर असेसमेंट ईयर एज पर सेक्शन 11(3). अभी हमें सेक्शन 11(3) देखना है कि एक्चुअल में सेक्शन 11(3) होता क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं गूगल पे सेक्शन 11(3) क्या होता है, राइट। ये हमने लिख दिया इनकम टैक्स सेक्शन 11(3), राइट। अब सेक्शन 11(3) में प्रोवाइड सिग्निफिकेंट रिलीफ टू द चैरिटेबल
to the charitable and religious trusts as it exempts them from paying tax on income earned from properties। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट है और उसकी प्रॉपर्टीज से कोई इनकम आ रही है तो उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर्टी से कोई इनकम आई हुई है तो वो इनकम हमें यहाँ लिखनी होती है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैं इसे कंफर्म करके आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपके केस में ऐसा कुछ है कि अगर आपके प्रॉपर्टी से रेंट वगैरह आया है, पिछले साल आपने उसको इनकम में दिखाया है, तो वो सिर्फ वही इनकम आपको यहाँ दिखानी है, राइट। वो एक्यूमुलेट होके कंटिन्यूस ऐड होता रहेगा। डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम अंडर क्लॉज 2 एक्सप्लेनेशन 1 to सबसेक्शन 111। अपने शेड्यूल डी पे जाना है। शेड्यूल डी में चेक कर लेते हैं हम पुराने रिटर्न्स, या मैं पुरानी डिटेल्स में ही चेक करता हूँ ऑब्वियसली। आई हो गया डी में, राइट। डी में चलते हैं, बिलो ऑफ द ऐड बटन टू डीम एप्लीकेशन ऑफ इनकम, राइट। इसमें पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन विच इनकम इज डीम्ड टू बी अप्लाइड, राइट। अमाउंट ऑफ इनकम अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रीजन फॉर डी में देखते हैं क्या है ये। डी में है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे एज सच ऐसी कोई डिटेल्स नहीं फिल करनी। ये 23 ऑफ सेक्शन 11 टू बी एनेबल्ड फॉर एसएससी क्लेमिंग अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 के लिए भी है, ये लिखा हुआ है डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम अंडर क्लॉज 2 एक्सप्लेनेशन 1 सबसेक्शन 1। तो ये भी अप्लाई नहीं है, यहाँ पे इसे कैंसिल करके हम इसे कंफर्म कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, राइट। अब आते हैं हम शेड्यूल जे पर, राइट। शेड्यूल डी ए पर आते हैं पहले, डी के बाद डी ए। एक्यूमुलेटेड इनकम टैक्स अर्लियर स्टेटमेंट सेक्शन 11। ये बोल रहा है सेक्शन 11 1B। तो सेक्शन 11 1B क्या होता है वो भी चलिए देखते हैं हम, गूगल करते हैं इसे, इससे आपको भी क्लियर हो कि क्या है यहाँ पे। सेक्शन 11 1B, सेक्शन 11 प्रोवाइड द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी held under trust holy and charitable religious purposes are extended to the sum applied for the charitable religious purpose in India. However, this exemption shall be subject to the certain condition. एक बार चेक करते हैं क्या है सेक्शन 11 1B। सेक्शन 11 1B चेक करते हैं क्या है ये। सेक्शन 11 1B इनकम deprived from property held under trust trust having created the commencement of the act in which applied for such purpose of India and anywhere income finally apart from the purpose of India to the extent। ये आप एक लाइन देख लो यहीं से, इनकम derived from property held under the trust। तो आपने जो भी इनकम डिप्राइव हुई है डिफरेंट टाइप के हैं इनकम है, राइट। सेक्शन 11 1 भी ये ऐसा ही कुछ था, सॉरी 11 3 था आई गेस। लेट्स सी एक बार देख लेते हैं क्या था, यहाँ से इसे बैक करेंगे तो 11 3 एंड 11 1B, राइट। 11 1 अभी 3 भी यही दिखेगा, ये रहा 3। Any income referred applies for the purpose of charitable by aforesaid cases of accumulated out of their। तो अब हमारे हिसाब आई मीन एज पर रूल्स सेक्शन 11 3 एंड सेक्शन 11 1B इट्स लाइक दोनों ही प्रॉपर्टी से ही इनकम अगर है आपकी तो वहाँ पे आपने डालना है, अदरवाइज इसे आगे प्रोसीड कर देना है, राइट।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है जे, शोइंग फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट। सॉरी। तो अगर हम जे में आते हैं तो यहाँ पे कॉर्पस फंड की डिटेल्स आती है, डिटेल्स ऑफ कॉर्पस जो नहीं है। टू ऐड डिटेल्स, इस बार हम चेक कर लेते हैं। डिटेल ऑफ लोन, तो हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे इसको लिखना है रिप्रेजेंटिंग डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम रेनोवेशन एंड रिसीव्ड आफ्टर अदर देन 1 and 2। तो ये कॉर्पस फंड क्या होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि अगर आपको इसके लिए रिप्रेजेंटिंग डोनेशन रिसीव्ड फॉर द रेनोवेशन रिपेयर ऑफ द प्लेस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 80G2B ऑन और आफ्टर 1/4/2020 के बाद आपको रिसीव हुआ है कोई कॉर्पस फंड, राइट, तो आपने यहाँ पे वो डिटेल लिखनी है, राइट। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। सेक्शन 11(5) ये भी कुछ नहीं है, राइट। अदर इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ABCDE यहाँ भी कुछ भी नहीं है। हम इसे कंफर्म करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे हम पहले सेलेक्ट कर देते हैं एंड देन कंफर्म करके। अगर यहाँ ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम बैक टू शेड्यूल करके जा सकते हैं, राइट, और वापस आ जाएंगे। मैंने इसे क्लिक कर दिया था इसलिए ये वापस डिटेल मांग शेड्यूल जे पे हम वापस आएंगे एंड देन कंटिन्यू कर कंफर्म कर देंगे। अब नहीं मांगेगा कुछ। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आया तो आप बैक चले जाओ। गाइस ये जो 3 है ना, बैलेंस शीट, शेड्यूल वीसी एंड शेड्यूल एआई, ये तीनों मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि जब मैं इसे लाइव कर रहा था तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। बट मैंने जो फिल किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे फिल किया मैंने। तो चलिए अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में ये 2 मेन पार्ट बहुत लोगों को डाउट होता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मैच नहीं करता। ये दोनों मैच करने चाहिए जब ये आगे प्रोसीड कर। अब होता क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये हो जाता है आपका सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होता है टोटल एसेट्स फिक्स एंड करंट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अभी मैं एडिट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने फिल किया है, राइट। ये रहा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, राइट। तो जो भी आपके बैलेंस शीट में आ रहा है, अब हमारे बैलेंस शीट में ये जनरल फंड 21-22 का आ रहा है, राइट। हमने बाइफरकेट कर दिया। वैसे तो हम अब 22-23 में अब ये टोटल ये दोनों जनरल फंड में आएंगे, राइट। अब जनरल फंड में हमने ये अमाउंट डाल दिया। नेक्स्ट है ट्रांसफर फ्रॉम इनकम टू जनरल फंड 22-23। हम हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट जनरल फंड में डालते हैं, राइट। तो इनकम थर्ड है आपका एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। तो ये सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों टोटल करके आपका टोटल एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर होगा, राइट। तो टोटल मान लो आपका प्रॉफिट सपोज कुछ भी है 15,000 है, अब आप उसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं 5,000 रुपये। टोटल एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर आपका आया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो आता है वो आपका आया 15,000 रुपये। अब आप जनरल फंड में ट्रांसफर सेम ईयर में आप ट्रांसफर करना चाहते हो 22-23 में 5,000 आपने ट्रांसफर किया, तो आपने यहाँ पे 5,000 लिखना है और बचे हुए एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर वो यहाँ लिखने हैं,
राइट। और कॉर्पस फंड ऑलरेडी आ रहा है हमारे में बैलेंस शीट में, तो हमने यहाँ ये डाल दिया। दैट्स इट, कुछ नहीं करना, अपने सारे जीरो करने हैं एंड ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम वापस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएंगे। यहाँ तो मैं एडिट कर रहा हूँ बट वहाँ पे हमें खुद करना है। फिक्स एसेट्स नॉर्मल है, ग्रॉस ब्लॉक, ग्रॉस ब्लॉक का मतलब टोटल इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मैंने ग्रॉस ब्लॉक डाल दिया। यहाँ पे एसेट्स की डिटेल आएगी सारी एंड माइनस करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ मैंने डेप्रिसिएशन डाला, ये नेट ब्लॉक आ गया, राइट। अब हम आते हैं करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांस। यहाँ हमारे पास बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, अदर करंट एसेट्स। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमारा ये इतना इतना आ रहा है जो मैच नहीं कर रहा हमारा सोर्सेज ऑफ फंड से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये रही करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा आपका। अब आप देख सकते हैं दोनों अमाउंट मैच करेगा आपका, राइट। इसे हम कंफर्म करके आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है वीसी, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपने कुछ नहीं डालना, यहाँ भी कुछ नहीं डालना, यहाँ भी मैं आपको बता दूँ ये अलग अलग सेक्शन है। अगर इस सेक्शन में आपका आता है तो आपको डालना, हमारा नहीं आता। हम इसे आगे करके कंफर्म कर देते हैं। इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, मैं एक एक करके सेक्शन वाइज नहीं बता सकता, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ इस सेक्शन की इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट में डालें। बट हाँ, कमेंट में टीम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी बताना चाहती है, तो आप ऐसा ना करें कि आप कमेंट में ही चाहें कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट। क्योंकि कमेंट टीम एग्जिस्ट करती है वहाँ पे वो रिप्लाई करने के लिए। तो आपको अगर कुछ बोला जाए कि आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल, तो प्लीज़ वहाँ उसके थ्रू आप कांटेक्ट करें, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि ऑन द होल आपको कमेंट में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो आपको कमेंट में मिल सकती हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा, ये हमने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन डाल दिया। अब हम आते हैं यहाँ पे एआई में। तो एआई में रिसिप्ट फ्रॉम मेन ऑब्जेक्ट, जो मेन ऑब्जेक्ट के लिए रिसिप्ट हुआ है डोनेशन, वो आपने यहाँ डालना है, मैंने डाल दिया। रेंट, कमीशन, ये सारी इनकम अगर है आपकी तो आपको डालना है, अदरवाइज नहीं डालना। रेंट अगर आप डालते तो पीछे आपको बहुत सारी डिटेल्स डालनी पड़ती, राइट। सब्सक्रिप्शन हमारे मेंबर से रिसीव हुआ है, वो मैंने ये डाल दिया। मेंबर से रिसीव की हुई इनकम अलग होती है और डोनेशन रिसीव की हुई इनकम अलग होती है, राइट। जो डोनेशन होती है वो रिसिप्ट फ्रॉम मेन ऑब्जेक्ट के लिए आती है और सब्सक्रिप्शन मेंबर्स देते हैं, राइट। तो यहाँ से मैंने इसे कंफर्म करके आगे प्रोसीड कर लिया। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं शेड्यूल ए, एप्लीकेशन टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। तो गाइस, एप्लीकेशन टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन में मैंने ये सारी डिटेल्स डाल दी है। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने डाला है। रिलीफ ऑफ द पुअर थर्ड में डाल दिया मैंने ये अमाउंट, एजुकेशनल में ये डाल दिया, मेडिकल रिलीफ में इतना अमाउंट, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में ये डाल दिया, और 10th जो बचे हुए हैं वो इसमें डाल दिया मैंने, राइट। तो ये टोटल 600,397। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारे प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, राइट। तो ये टोटल प्रोजेक्ट है, ये अलग अलग है, रिलीफ ऑफ द पुअर है। तो ये मैंने इनके ओवरहेड बना दिया, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3, 4, 6, 7 में गया, और ये इसको अब हम डालते हैं 10th में, राइट। और ये हो जाता है टोटल 1, 2, 12 है या 11 है। ये मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ, लाइव ही कर रहा हूँ मैं, राइट। तो ये 10 है और यहाँ 1 to 11 ही है, राइट। बिल्कुल सही। तो ये कैसे आया, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो आप, ये मैंने ये फिल कर दिया। 438 ये रिलीफ टू द पुअर, एंड एजुकेशन 47,120, मेडिकल रिलीफ 460, और रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट ये आपको डाल दिया 18,210। और ये जो बचे हुए हैं 33,952, ये अलग जो भी हैं वो मैंने इसमें अलग से डाल दिया, और ये टोटल आ गया 600,397, राइट। तो ये आपसे मैच कर जाएगा ये, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड में कुछ नहीं डालना है। ऐसा सोर्सेज ऑफ द फंड मीट रेवेन्यू एंड कैपिटल ऑफ द रो ए,
राइट, यहाँ भी कुछ नहीं डाल, एप्लीकेशन विच वॉज नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट, अमाउंट ऐसा कुछ एक्सपेंसेस का जो पिछले साल का था वो आपने पिछले साल पे नहीं किया आउट ऑफ द डी, ये वाले में। फाइन, अमाउंट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विच एक्यूर्ड ड्यूरिंग द एनी अर्लियर ईयर बट नॉट क्लेम, ये कह रहा है कि आपने कोई अमाउंट पे कराया है जो पिछले साल, वो उससे पिछले साल के एक्सपेंसेस थे तो वो डालो, अगर वो आप डालते हो तो ये कम हो जाएगा, राइट। ये इफेक्ट पुराना आएगा, राइट, देखो आपके खर्चे ये बढ़ गए, ये पुराने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना हमें, ओके, और यहाँ से इसे कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करोगे ये वाला जो सेक्शन है शेड्यूल ए, ये क्लोज हो जाएगा। तो आज ये पार्ट 1 है हमारा ITR 7 का पार्ट 1। थोड़ी लंबी वीडियो है इसलिए हमें टाइम लगेगा बनाने में, इसलिए हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाएंगे। तो अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है कि शेड्यूल ER नहीं है हमारे इसमें, राइट, अभी की यूटिलिटी में। तो गाइज उसके लिए मैंने आपको डिटेल्स बता भी दिया, बट और आगे और भी डिटेल देखनी है तो पार्ट 2 हमारा जल्द ही आएगा। बट पार्ट 1 में अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में डालें, और हम पूरी कोशिश करेंगे पार्ट 2 जल्दी से जल्दी रिलीज करें, जिससे आपको पूरी आपकी जो ITR है वो फिल हो जाए। तो गाइज यहाँ से इसे कंफर्म करके हम इसे क्लोज कर देंगे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे जिनको भी ये ज़रूरत है वीडियोज़ की वो उनके पास तक पहुँचे। थैंक यू।